सुप्रभात छात्रों। हम राजभाषा जो है राष्ट्रभाषा के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यानी ऑफिस यानी दफ्तर में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा अखिल भारतीय वर्ष की प्रधान प्रचलित राष्ट्रभाषा है। इस बात को राजनीतियों ने नहीं तो भाषा विद्वानों भी स्वीकार कर दिया है। स्वयं सुनीता कुमार चटर्जी लिखते हैं, संस्कृत के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा के रूप में हम हिंदी के अतिरिक्त अन्य किसी भी भारतीय भाषा के संबंध में सोच नहीं सकते हैं। यानी सुनीता कुमार चटर्जी जो है एक भाषा वैज्ञानिक है, समाज शास्त्रीय दृष्टि से भाषा का अध्ययन करने वाले माने जाते हैं। तो इसी कारण वे कहते हैं कि संस्कृत के बाद यानी संस्कृत पहली भाषा थी, उसका प्रयोग करते थे। संस्कृत के बाद यानी अखिल भारतीय भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हम कौन से भाषा को चुन सकते हैं, तो हिंदी को छोड़कर किसी दूसरी भाषा को हम चुन नहीं सकते, ऐसे कहते हैं। किसी राष्ट्र के समस्त कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। अधिकांश देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा का दायित्व निभाती है। इसलिए कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक ही समझते हैं। कई देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। इसी कारण लोगों की गलती हो जाती है कि यानी राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग नहीं कर सकते। राष्ट्रभाषा एक व्यापक कल्पना है और राजभाषा मात्र शासकीय व्यवहार तक सीमित रहती है। राष्ट्रभाषा यानी संपूर्ण राष्ट्र को एक धागे में पिरोने की शक्ति रखने वाली जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा कहती है। और राजभाषा जो है वह राजभाषा शासकीय व्यवहार तक ही यानी सीमित रहती है। राष्ट्रभाषा एक ही हो सकती है जबकि राजभाषाएं एक से अधिक भी हो सकती है। राष्ट्रभाषा जो है एक ही हो सकती है लेकिन राजभाषाएं एक से अनेक हो सकती है। प्रजातंत्रीय भारत में हिंदी संघ की राजभाषा है और 8वीं अनुसूची में उल्लेखित अन्य भाषाएं अपने अपने प्रांत की राजभाषा के रूप में प्रयुक्त है। यानी संविधान की जो 8वीं सूची है उस 8वीं सूची में यानी हिंदी जो है संघ की राजभाषा है। यानी हिंदी क्षेत्र जो है वहाँ की राजभाषा हिंदी है और बाकी जो प्रांत है या बाकी राज्य जो है उन राज्यों की जो भाषा है वह यानी वह अलग अलग राजभाषा है। जैसे महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी मानी जाती है। हिंदी अपने निम्न काल से ही किसी न किसी रूप में कामकाज की भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में हिंदी सृजनात्मक साहित्य के साथ साथ कामकाज की भाषा के रूप में प्रचलित थी। तब से आज तक उसकी यात्रा उसके राजभाषा के रूप में विकास की यात्रा है। संविधान द्वारा राजभाषा का विधिवत स्थान प्राप्ति के पूर्व भी वह इसी पद पर आसीन है। यानी हिंदी के विकास को हम देखते हैं तो यानी 9वीं और 10वीं शताब्दी तक से हम देखते हैं तो वह यानी उसका काम जो है राजकाज की भाषा के रूप में वह प्रचलित होती हुई दिखाई देती है। राजभाषा का सीधा अर्थ है राजा अथवा शासक की भाषा, जिसका प्रयोग राजकाज के लिए किया जाता है। केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों के द्वारा पत्र व्यवहार, राजकार्य और सरकारी लिखा पढ़ी के कामों में इसी भाषा का व्यवहार किया जाता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में किया जाता है। राजभाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अर्थात राजभाषा अंतर प्रादेशिक मध्यवर्ती भाषा होती है। शासन काल में
अकबर ने सरकारी दस्तावेज फारसी में किए। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उच्च स्तर पर अंग्रेजी को राजभाषा बनाया। आजादी के बाद राष्ट्रीय चेतना का विकास होने पर हिंदी को 14 सितंबर 1949 से संविधान में राजभाषा के पद पर स्थापित कर दिया। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करते समय अनुच्छेद 343 के खंड 1 में एक व्यवस्था की कि भारत संघ की सरकारी भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी और संघ के सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रयुक्त होंगे। यानी अंक जो है वह यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के होंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका प्रयोग होता है अंकों का, उसका प्रयोग होना अनिवार्य माना है। हिंदी संघ भाषा, कार्यालयीय भाषा एवं राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रयास 15 अगस्त 1947 के पूर्व ही शुरू हुआ था, जब भारत को स्वतंत्रता मिलने की आशा दिखाई दे रही थी। उसी समय महात्मा गांधी हो या बाकी सारा मदन मोहन मालवीय हो, तो बाकी विद्वानों को लग रहा था कि इन्हें अपने देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इस पर विचार चल रहा था। काका कालेलकर थे, विनोबा भावे थे, तो ये विद्वान है, उन्होंने विचार मंथन कर दिया। तो भारत स्वतंत्र होने के पूर्व ही यानी भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, इस पर विचार चल रहा था। संविधान सभा की नियत समिति 1947 में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कार्यरत थी। उन्होंने निर्णय लिया था कि संविधान सभा की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में होगी। उन्होंने निर्णय लिया था कि यानी संविधान सभा के कार्यवाही जो है हिंदी या अंग्रेजी में होगी। अंत में मूल अधिकार समिति ने सर्वसम्मति में राजभाषा के रूप में हिंदी को और लिपि के रूप में देवनागरी को और अंकों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूपों को लाया। 15 वर्षों के बाद भी संघ की राजभाषा समिति अंग्रेजी भाषा को राजभाषा पद से हटाने के पक्ष में नहीं था। हिंदी को बढ़ावा देने, उसका प्रचार प्रसार करने तथा उसकी प्रगति के लिए सरकार द्वारा उसके मानकीकरण के प्रयास किए गए हैं, मगर राष्ट्रपति ने संविधान अनुच्छेद 343 के अधीन 25 मई 1952 को जारी आदेश में यह व्यवस्था की थी कि राज्यों के राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा न्यायालयों के न्यायाधीशों के नियुक्ति अधिपत्रों के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंकों के अतिरिक्त देवनागरी के अंकों का प्रयोग प्राधिकृत है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा राजभाषा नियम 1976 के अनुसार सूचित किया कि केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के या नियंत्रण के किसी नियम, कंपनी, कार्यालय और किसी अन्य ऐसे निगम, कार्यालय या कंपनी के बीच प्रयोग में लाई जाती है, वहां इस तारीख तक जब पूर्वोक्त संबंधी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय, निगम या कंपनी का कर्मचारी वृंद हिंदी का कार्य साधन ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। ऐसे पत्रादि का अनुवाद यथास्थिति अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी किया जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि आज भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा सहभाषा के रूप में राजभाषा पद पर आसीन है। भारत की शासन व्यवस्था केंद्रीय और प्रांतीय है। अरे भारत की शासन व्यवस्था जो है केंद्रीय है और प्रांतीय है। केंद्र शासन की राजभाषा हिंदी है।
हिंदीतर प्रांतों में उसकी अपनी अपनी राजभाषाएं राजभाषाओं के रूप में कार्यरत है। इस अवस्था में इन राज्यों को केंद्र के साथ संपर्क करने के लिए हिंदी का प्रयोग करना पड़ता है, किंतु हिंदी प्रदेशों में हिंदी ही राजभाषा और राज्य भाषा दोनों पदों पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि वह यानी उनकी दोनों ही रूप वह प्राप्त कर लेती है। इस तरह हिंदी केंद्र सरकार की राजभाषा है। केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा के रूप में उसका प्रयोग बढ़ रहा है। भारत सरकार के सभी कानून, संकल्प, निविदा, प्रेस नोट, विज्ञापन, निर्णय अंग्रेजी के साथ होते हुए भी राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होते हैं। यानी जैसे यह जो है उसका प्रयोग होता रहता है। भारत सरकार के सभी कानून, संकल्प, निविदा, प्रेस नोट, विज्ञापन, निर्णय यह सभी अंग्रेजी भाषा में होते हुए राजभाषा हिंदी में प्रकाशित होने पड़ते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी देश की सांस्कृतिक एकात्मता की प्रतीक है। राजनीतिक अड़चनों के बावजूद सारे देश के जनसामान्य की स्वीकृति प्राप्त राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी में ही वही क्षमता और संपन्नता है जो सदियों पहले भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत में थी। पिछले 150-2 वर्षों से हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के प्रतिष्ठान का कार्य कर रही है। सारा देश सांस्कृतिक अखंडता, बाह्य भेदों के बीच से उभरती राष्ट्रीय एकनिष्ठता चेतना को अक्षुण्ण बनाई हुई दिखाई देती है। यही कारण है कि सरकारी स्तर पर स्वीकृत द्विभाषिकता का अनुगमन कर रही है। बस यही कामना है कि यह द्विभाषिकता राजनीतिक दांवपेचों की शिकार न बन जाए और राष्ट्रीय संसद एवं संविधान की स्वीकृति को सर्वोपरि समझकर सारा देश हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रधर्म मानकर कार्य करे। हिंदी या राजभाषा के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस तरह उसे स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह इसमें बताया गया है कि यानी कानून, संविधान ने उसे संरक्षण दिया, लेकिन क्या है उसे राजभाषा मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। अगला जो हिंदी भाषा का रूप है वह सृजनात्मक भाषा। तो सृजनात्मक भाषा यानी क्या है, तो यानी भाषा अभिव्यक्ति का एक सुनहरा भविष्य रचती है, क्योंकि वह विश्व एक विचार, वात्सल्य, अनुराग एवं समस्त स्थायी भाव को प्रकट करने की क्षमता को पूर्णता से प्रकट कर सभी को जोड़ने का काम करती है। भाषा एक व्यवस्था देती है और इस क्षमता को देने और लेने की भी इसमें गहराई और बदलाव दोनों भी दिखाई देते हैं। यह जड़ नहीं, जंगम है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने को अभिव्यक्त करता है। भाषा का संबंध व्यक्ति से और व्यक्ति का संबंध समाज से हुआ करता है। भाषा परिवर्तनशील होती है। आवश्यकताओं के कारण ही हमें भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। हिंदी भाषा के संबंध में भी यही बात देखने को मिलती है। हम हिंदी भाषा का प्रयोग अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अनेक रूपों में करते हैं। हिंदी भाषा के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं। तो यानी सृजनात्मक भाषा यानी क्या है, सृजनता यानी क्या है उसमें, तो यह दिखाई देता है। सृजनात्मक भाषा का तात्पर्य भाषा के उस रूप से है जो
किसी भी प्रकार की रचना के लिए अपनाया जाता है। सृजन यानी निर्मित यानी साहित्य के क्षेत्र में उसका काफी प्रयोग किया जाता है। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगले हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।